नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं अवैध ठहराव यानी इलीगल एग्रीमेंट्स। जब ठहराव का राजनियम द्वारा वर्जित होता है तो वह अवैध ठहराव कहलाता है। ऐसा ठहराव सामान्यतः देश के कानून या लोक नीति या जनहित के विरुद्ध होता है और यह दंडनीय प्रकृति का होता है। अवैध ठहराव शब्द को अनुबंध अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए या कानूनी ठहराव की परिभाषा अगर अवश्य दी गई है, इसमें सेक्शन 23 के अनुसार जो ठहराव निम्न प्रकार के हैं या जिनका ठहराव उद्देश्य प्रतिफल अनलॉफुल होता है वो व्यर्थ होता है। यदि वह ठहराव राजनियम द्वारा वर्जित है यानी फॉरबिडन बाय लॉ। यदि वह ठहराव ऐसी प्रकृति का है जो आज्ञा दी जाए तो राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल कर देगा। यदि वह ठहराव कपटपूर्ण है अथवा यदि वह ठहराव का उद्देश्य किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है, यदि वह ठहराव अनैतिक है और यदि वह ठहराव पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध है। तो इस तरह से अवैधानिक विधि विरुद्ध ठहराव शब्द अवैध ठहराव बहुत अधिक ब्रॉड वर्ड है, जिसमें वर्जित 6 सेक्शनों में सभी ठहराव को अवैधानिक ठहराव नहीं कहलाया जाता है। केवल राजनियम द्वारा वर्जित और लोक नीति के विरुद्ध या अनैतिक या दंडनीय ठहराव को अवैधानिक ठहराव कहा जा सकता है। इसलिए प्रत्येक ठहराव अवैधानिक या विधि के विरुद्ध होता है, किंतु अवैधानिक या विधि विरुद्ध ठहराव अवैध ठहराव भी नहीं होता है। इफेक्ट्स क्या होते हैं? अवैध ठहराव शुरू से लेकर आखिर तक व्यर्थ होता है। संपार्श्विक ठहराव, अगर इसके साथ साथ कोई मूल ठहराव के साथ आपने कोई संपार्श्विक ठहराव भी किया है तो वो भी इसके लिए व्यर्थ हो जाएगा। थर्ड, जितना अवैध है उतना ही व्यर्थ। जब किसी ठहराव का पहला भाग वैलिड है और दूसरा इलीगल है तो उसे अलग अलग किया जा सकता है। केवल अवैध भाग ही व्यर्थ होगा। वैलिड जो कॉन्ट्रैक्ट का भाग है उसको प्रवर्तनीय कराया जा सकता है, और अगर दोनों को बांटना संभव नहीं है तो वो पूरा का पूरा व्यर्थ ही हो जाएगा। इसके बाद इसमें लास्ट आता है अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अपरिवर्तनीय ठहराव। अपरिवर्तनीय ठहराव वो अनुबंध होते हैं जो कुछ वैधानिक तकनीकी कमियों के कारण प्रवर्तित नहीं करवाए जा सकते हैं। ये तकनीकी कमियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे लिखित नहीं होना, स्टैम्प ड्यूटी के एक्ट के अनुसार अनुबंध पत्र पर स्टैम्प नहीं लगा होना। कोई भी टेक्निकल अगर ऐसी कमी है तो उसको दूर कर देने पर अनुबंध को आसानी से प्रवर्तित कराया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे सार्वजनिक कंपनी का समामेलन तो हो जाता है, किंतु उसका व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, तो ऐसी कंपनी समामेलन के बाद कोई भी अनुबंध करती है तो उन अनुबंधों को प्रवर्तित नहीं करवा सकती जब तक कि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। तो ये हैं आपके अपरिवर्तनीय ठहराव। सेकंड हम देखते हैं अनुबंध की विधि के आधार पर या काइंड्स ऑफ द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कंट्रैक्ट। इसमें आपके जो ठहराव हैं उनको 3 भागों में हमने बांटा है। पहला है इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स यानी स्पष्ट ठहराव। स्पष्ट ठहराव का मतलब है ऐसे अनुबंध जिसमें कि पक्षकार प्रस्ताव स्वीकृति अनुबंध की सभी शर्तों को स्पष्ट रूप से लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा तय करते हैं। स्पष्ट अनुबंध में पक्षकारों द्वारा लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा तय करने पर ऐसे अनुबंध में पक्षकार अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं तथा पक्षकारों के अनुमान और संभावना की कोई भी स्थान नहीं होता है। पत्र लिखकर, आमने सामने बैठकर, टेलीफोन पर वर्बली बात करके स्पष्ट ठहराव किया जा सकता है। ज़्यादातर सदैव जितने भी हैं वो अस्पष्ट ठहराव ही होते हैं, और अब तो अपने आधुनिक युग अगर देखा जाए तो बैंक, बीमा, रेलवे कंपनियां, होटल, लॉन्ड्री, इन सभी में मुद्रित अनुबंध प्रारूपों का बहुतायत प्रयोग किया जाता है।
तो ऐसे व्यक्ति भी संस्थाओं के अनुबंध को करना चाहता है तो वो उस प्रारूप को भरकर अपने सिग्नेचर कर सकता है। और ऑनलाइन तो इसमें ऑनलाइन आप जैसे कोई भी कर सकते हैं, इस तरह के ठहराव भी आपके स्पष्ट ठहराव में ही आते हैं। सेकंड इसमें आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यानी गर्भित अनुबंध। जब किसी अनुबंध या प्रस्ताव स्वीकृति में के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से गर्भित या विधिवत अनुबंध कहलाता है, यानी ऐसा अनुबंध पक्षकारों के आचरण या कार्यों से उत्पन्न होता है। पक्षकारों का आचरण, उनका वातावरण या उनकी परिस्थितियां ऐसे अनुबंध को निश्चित कर देता है। यानी इसके अंतर्गत ये होता है कि किसी भी एक अनकही शब्दावली, जिसे अनकही या अव्यक्त या मौन हम के नाम से हम कह सकते हैं, भारतीय अनुबंध में अव्यक्त अनुबंध शब्दावली का उपयोग कहीं नहीं किया जाता है, पर कुछ लोग इसे गर्भित अनुबंध से भिन्न मानते हैं। तो यहाँ पर यह है कि यदि पक्षकारों का सतत आचरण या उसके कार्य करने का अनुबंध का कोई इरादा स्पष्ट नहीं होता है तो पक्षकारों के बीच अगर्भित और अव्यक्त अनुबंध नहीं होता है। गर्भित अनुबंध या अव्यक्त अनुबंध में पक्षकारों को जानबूझकर स्वेच्छा से ही कर दिया जाता है, यानी उसमें बोला नहीं जाता है, लेकिन एक पक्षकार सामने वाले पक्षकार के सामने ऐसा बिहेव करता है कि जो प्रस्ताव उसके सामने रखा गया है वो उसको स्वीकृत मान रहा है, तो उसे हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर आपके आते हैं क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट यानी अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध वास्तविक अनुबंध नहीं है, क्योंकि अनुबंध की पक्षकारों की स्वेच्छा या पक्षकारों द्वारा जानबूझकर नहीं किया जाता, बल्कि कानून द्वारा पक्षकारों पर थोपा जाता है। इसके लिए पक्षकार ना तो प्रस्ताव करते हैं, ना ही स्वीकृति देते हैं। दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो वैध अनुबंध के सभी लक्षण भी इसमें विद्यमान नहीं होते हैं और अर्ध अनुबंध को कानून द्वारा गर्भित अनुबंध कहा जाता है। यह अनुबंध पक्षकारों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि पक्षकारों पर कानून द्वारा समता सिद्धांत के आधार पर पक्षकारों पर थोपा जाता है। और समता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के खर्चे या दूसरे की क्षति पर धनी बनने को नहीं दिया जाता है। तो ये हैं आपके थर्ड जो है वो अर्ध अनुबंध। थर्ड प्रकार हम ले रहे हैं निष्पादन के आधार पर, काइंड्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, जिसमें पहला आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादित अनुबंध। जब अनुबंध के सभी पक्षकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न हुए दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है तो वो निष्पादित अनुबंध कहलाता है। इस तरह से किसी भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध कोई भी अधिकार शेष नहीं रहता है। सेकंड इसमें आते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, निष्पादनीय अनुबंध। निष्पादनीय अनुबंध पहले से ही किया हुआ होता है। इसमें सभी पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों को पूरा करना बाकी रहता है। निष्पादनीय अनुबंध वो होता है जिसमें पक्षकार अपने अपने दायित्वों को अभी तक पालन नहीं किया है और उनको अपने अपने दायित्वों का पालन करना बाकी रहता है। यदि एक पक्षकार अपने दायित्व को पूरा कर दिया हो और दूसरे पक्षकार ने अपने दायित्व को पूरा करना बाकी है तो ऐसा अनुबंध अंशतः निष्पादित या अंशतः निष्पादनीय माना जाएगा। तो इस तरह से यह ठहराव वो है जिसमें कि दायित्व का पूरा करना बाकी होता है। इसको भी हम दो तरीके से देख सकते हैं, द्विपक्षीय और एक पक्षीय। द्विपक्षीय में वो अनुबंध होता है जिसमें दोनों ही पक्षकार वचनों का आदान प्रदान करते हैं और दोनों ही पक्षकार फ्यूचर में किसी कार्य को करने के लिए, विरत करने के लिए या वचन को आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार वचनों का निष्पादन भविष्य में किसी निश्चित समय पर किया जाना शेष है, तो ये एक निष्पादनीय प्रकृति का होता है। सेकंड इसमें आता है एक पक्षीय अनुबंध। एक पक्षीय अनुबंध में दो अर्थों में समझाया जा सकता है। प्रथम अर्थ जिसमें पक्षकार अपने वचन या दायित्व या अनुबंध के निर्माण के समय उससे पूर्व कर दिया गया हो, जबकि पक्षकारों को अपना दायित्व अनुबंध करने के बाद पूरा करना हो, तो ऐसा एक पक्षीय अनुबंध कहलाता है। द्वितीय अर्थ में अगर हम देखें
तो एक पक्षीय अनुबंध तब उत्पन्न होता है जबकि कोई एक पक्षकार यानी प्रस्तावक अपने किसी अभिष्ट या इच्छित कार्य यानी डिजायर टास्क को करने से पहले व्यक्ति के पक्षकार के एक निश्चित प्रतिफल देने का वचन देता है, किंतु कोई भी पक्षकार और व्यक्ति अभिष्ट कार्य को करने का वचन देकर कोई भी ऐसा दायित्व उत्पन्न नहीं करता है, तो दूसरे पक्षकार अपनी स्वीकृति देकर अपना कोई दायित्व उत्पन्न कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अभिष्ट कार्य करने की शर्त पूरी करने पर ही प्रतिफल का वचन देता है। इसलिए स्वीकृति केवल अभिष्ट कार्य करके ही दी जा सकती है। तो इस तरह के जो अनुबंध हैं वो आपके एक पक्षीय अनुबंध कहलाते हैं।